तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और सेट 1 में हम लोगों ने 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया था जो इंटर परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग सेट 2 में 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब तक 4 बार रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 2011, 2016, 2017 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2021 यानी 9 फरवरी 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफी स्पेशल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य पाया जाता है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। ठीक है, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन बाजार में शॉर्ट पीरियड मार्केट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। हु सेड, किसने कहा, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यानी फोर्सेस। देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल ने कहा था। किसके अनुसार होगा, तो मार्शल यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। व्हाट इज अ ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो 4 का सही आंसर क्या होगा, तो 4 का सही आंसर ए बी सी डी, हाँ ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त से भी ऑल द एबोव। कौन कौन, तो कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। ईच फर्म ऑफ द इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल ने। किसने दिया, तो मार्शल ने, यानी 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं। विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए डबल पूछा गया है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात वस्तु की मांग डिमांड फॉर कमोडिटी और वस्तु की पूर्ति सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ए दोनों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी। और यहाँ पे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय, मतलब कि किसी वस्तु का जो मूल्य है ना वो निर्धारित होता है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य संबंधित होता है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, यानी बाजार मूल्य संबंधित होता है तो किससे संबंधित होता है, अति अल्पकालीन मूल्य से, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णता बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर, यानी एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, ये परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म्स फेसेज। मतलब कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म जो है ना उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबव। क्या क्या? तो स्थिर कीमत फिक्स्ड प्राइस, और स्थिर औसत आगम कांस्टेंट AR, स्थिर सीमांत आगम कांस्टेंट MR, ये तीनों। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? इन वेरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज इन एवरी मार्केट, सॉरी वेरी पढ़े थे, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर आ फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन 2018 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब और श दोनों, बोथ A एंड C। कौन कौन? तो B एंड C बोथ। क्या क्या हो जाएगा? तो MR बराबर MC, और C नंबर MR वक्र MR को नीचे से काटे, यानी B और C दोनों। तो 12 का सही आंसर आपको टिक करना है D नंबर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, डिमांड सप्लाई। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक हैं? विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक हैं? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी लागन अर्थात रेंट, मजदूरी यानी वेजेज, और ब्याज यानी इंटरेस्ट, ये तीनों। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। मतलब कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग, यानी सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत, ठीक है, उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। तो इस 16 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी ऑल ऑफ दीज। आवश्यक वस्तुओं पर अननेसेसरी गुड्स जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, विच इज लेस देन द प्राइस डिसाइड बाय मार्केट, सामान्य लोगों की पहुंच के अंदर, टू मेक इट अफोर्डेबल टू द कमांड। क्या हो जाएगा यानी 16 का? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत देर से बोलने के कारण थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैच कर लेना, ठीक है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन खुद से। तो 17 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, और व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स, ये दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, यानी समष्टि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। तो 18 का सही आंसर क्या हो गया? तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, यानी रोजगार सिद्धांत का संबंध है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र से माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन इज, यानी पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति यानी वेल्थ। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज यानी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, समग्र कीमत स्तर, एग्रीगेट प्राइस लेवल और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये तीनों। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये तीनों। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड एग्रीगेट बोथ। यानी सही आंसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। यानी मुद्रा का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मनी, धन यानी वेल्थ, और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वेट स्टोर्ड इन वेयर हाउस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्लूडेड इन फ्लो? ठीक है, यानी प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। यानी उपभोग, कंज्यूमशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, आय यानी इनकम, ये तीनों। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? Which one of the following is included in a circular flow? ये क्वेश्चन 2012 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो और मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो, ये दोनों। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? मतलब कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। कौन कौन? तो मुद्रा का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मनी, धन यानी वेल्थ, और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वेट स्टोर्ड इन वेयर। आई थिंक ये क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्लूडेड इन फ्लो? यानी प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आई थिंक क्वेश्चन एक दो गो डबल हो गया, प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? तो क्या हो जाएगा 31 का? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, वस्तुओं का प्रवाह फ्लो ऑफ गुड्स और सेवाओं का प्रवाह फ्लो ऑफ सर्विस, ये दोनों। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। कौन कौन? तो परिवार यानी फैमिली, फर्म यानी फर्म, और गवर्नमेंट यानी सरकार, ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है, सॉरी सी नहीं, डी हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर ऑप्शन डी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशनल ऑफ सर्कुलर फ्लो इन आवर सेक्टर मॉडल? तो इस 33 का सही आंसर क्या होगा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CL + G + ब्रैकेट X - M, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा 33 का सही आंसर? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल होता है, प्रायोरिटी सेक्टर इन
सेक्टर इंक्लूड्स यानी प्राथमिकता क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल द एबोव। कृषि यानी एग्रीकल्चर, खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेडिंग और लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये तीनों। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सी सेवा सम्मिलित है? विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्टियरी सेक्टर, मतलब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संचार यानी कम्युनिकेशन। याद रखना, सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो, मतलब निम्न में कौन सा प्रवाह नहीं है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजी यानी कैपिटल। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनियोग यानी मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, ये खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है? इन अ ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपभोग जोड़ निवेश जोड़ सरकारी व्यय जोड़ शुद्ध निर्यात, कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपर्ट, ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इन एन इकोनॉमी, यानी एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी, ऑल ऑफ द एबोव। कौन कौन? तो प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीयक और तृतीयक यानी टर्टियरी, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन। देखिए बहुत देर से बोल रहा हूँ, सो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, बहुत सब बोल देते हैं, पढ़ने का ढंग नहीं है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, लंबा बोलने के कारण ऐसा होता है। अभी कोचिंग से मतलब पढ़ा के आए हैं तो फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था। मान लीजिए आज नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी में शूट कर रहा हूँ। सो थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GNPMP। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, आप इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कंज्यूमशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड। मतलब कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कंज्यूमशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? बी में मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। 43 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन आ इकोनॉमी ओवर आ ईयर इज कॉल्ड डैश। मतलब क्या कहलाता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल घरेलू आय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है? गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, इन तीनों में से कोई भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ पे हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? विच मेथड इज अडॉप्टेड इन अ मेजरिंग नेशनल इनकम। यानी राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी ऑल द एबोव। क्या क्या? उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, एंड आय विधि इनकम मेथड, एंड व्यय विधि क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ना बोलने का मूड नहीं कर रहा, बहुत थक चुके हैं। चलिए किसी तरह 48, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? वो सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह सभी ऑल द एबोव, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लगता है क्वेश्चन डबल हो गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्टियरी सेक्टर। तो क्या हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार यानी कम्युनिकेशन। और 50 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है? विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी सेक्टर। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी ऑल दीज। क्या क्या? भूमि यानी लैंड, वन यानी फॉरेस्ट, खनन यानी माइनिंग, ये तीनों। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 51 क्वेश्चन बताया हूँ, तो इस 51 में आपको कितने का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अभी देखिए यहाँ पे आपको इस बॉक्स में एक वीडियो दिख रही होगी, इसे आप देख लीजिए, ये हम लोगों का सेट 1 है, मतलब कि पहली वाली वीडियो है।